ये साल की सबसे जबरदस्त जॉम्बी थ्रिलर फिल्म है। पूरे समय जबरदस्त एक्शन और डर से भरपूर। हर एक सीन इंसानी सहनशक्ति की हदों को लांघता है और यही वो फिल्म है जिसका कुछ जुनूनी फैंस 18 साल से इंतजार कर रहे थे। ज्यादा बात नहीं करते, सीधा कहानी शुरू करते हैं। इंग्लैंड में अचानक जॉम्बी वायरस फैल गया। लोगों को कुछ समझने तक का वक्त नहीं मिला और वे बुरी तरह मारे गए। एक छोटा लड़का अपनी माँ और बहन को मरते हुए देखता है और घबराकर अपने पिता के पास मदद मांगने भागता है। लेकिन पिता कहता है वे संक्रमित लोग अमरता प्राप्त कर चुके हैं और एक क्रॉस लॉकेट जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा देता है। फिर वो पादरी अपनी बाहें फैलाकर मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लड़का डर के मारे सीवर में छुप जाता है और वहीं से देखता है कि उसका पिता एक जॉम्बी में बदल जाता है। कट्टू 28 साल बाद। अब ये जमीन पूरी तरह से जॉम्बियों का इलाका बन चुकी है। सिर्फ कुछ ही लोग एक दूर दराज टापू पर छुपे हुए हैं जहां जिंदगी सादी जरूर है लेकिन वायरस से सुरक्षित है। वही लड़का पैक अपनी बीमार माँ के पास आता है और चुपचाप एक टुकड़ा स्मोक्ड मीट रख देता है जो वो खुद भी नहीं खा पाया था। वो माँ से कहता है कि अब वो जमीन पर जाकर अपना ट्रायल देगा। माँ बहुत मना करती है पर उसकी कमजोर हालत उसे कुछ करने नहीं देती क्योंकि ये इस टापू का पुराना नियम है। हर लड़के को जवान होने से पहले जमीन पर जाकर एक जॉम्बी को मारना होता है। पिता जैमी इस पर पूरा यकीन रखता है। वो चाहता है कि उसका बेटा एक असली मर्द बने। पूरे गांव के लोग जब उसे विदा करते हैं तो जैमी अपने बेटे को टापू के एकमात्र रास्ते तक लेकर आता है। वो बाहर सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करता है। फिर कुछ गार्ड दीवार का भारी दरवाजा खोलते हैं। एक पतली सी पगडंडी समुद्र में धीरे धीरे उभरती है। यही टापू को मुख्य जमीन से जोड़ती है। ये रास्ता आमतौर पर पानी के नीचे छुपा रहता है, सिर्फ ज्वार उतरने पर ही दिखाई देता है। जैमी आसमान की ओर देखता है और अंदाजा लगाता है कि 4 घंटे में फिर से पानी चढ़ने लगेगा। इससे पहले उन्हें एक जॉम्बी का शिकार कर वापस लौटना होगा। समुद्र के किनारे के सारे पेड़ काट दिए गए थे। यही टापू की ऊर्जा का मुख्य स्रोत थे। पता ही नहीं चला कि कब पिता पुत्र पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। ये पहली बार था जब पैक ने इतना विशाल भूभाग देखा था। पिता मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम कुछ महीने और चलते रहो तो समुद्र की लकीर भी नजर नहीं आएगी। फिर दोनों एक घने जंगल में दाखिल हुए। जैमी ने इशारा किया, यही वो जगह है जहां किताबों में लिखे रेंगने वाले जॉम्बी रहते हैं। ये ज्यादातर घास और कीड़े खाते हैं। इनकी कमजोरी गर्दन से ऊपर के हिस्से में होती है। ये पहली बार था जब पैक असली जॉम्बी का सामना करने जा रहा था तो उसका दिल घबराना लाजमी था। जैमी ने उसे तीरंदाजी की बारीकियां समझाईं, पर वो इस बात से बेखबर था कि एक रेंगने वाला जॉम्बी पीछे से धीरे धीरे पास आ रहा है। पैक ने धनुष उठाया, निशाना साधा और सीधे जॉम्बी की गर्दन पर तीर मार दिया। तभी पीछे का जॉम्बी भी उठ खड़ा हुआ। जैमी ने एक ही झटके में उसे भी खत्म कर दिया। इसके बाद उसने बेटे की जमकर तारीफ की। शानदार निशाना। अब समय अभी बाकी था तो जैमी ने सोचा बेटे को बाहरी दुनिया भी दिखा दूं, क्योंकि टापू पर इतने विशाल जीव देखने को नहीं मिलते। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखा, लेकिन वहां का सारा सामान पहले ही लूटा जा चुका था। जैमी को सिर्फ एक फेंका हुआ डिस्क मिला जो शायद संचार के लिए था। तभी अचानक एक आवाज आई। दोनों सावधानी से आगे बढ़े तो देखा एक लाश पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी और कुछ कौवे उसे नोच रहे थे। पैक ये देखकर हैरान था कि कोई इंसान अपने जैसे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जैमी ने समझाया, इस जमीन पर बहुत से अजीब लोग रहते हैं, इसलिए हमारा टापू और भी अनमोल है। जाने से पहले जैमी ने पैक को आदेश दिया कि इस संक्रमित को तीर मारकर खत्म करे, क्योंकि लगातार मार ही इंसान को मजबूत बनाती है। फिर दोनों उस झोपड़ी को छोड़कर लौटने लगे, लेकिन तभी जैमी को पास की जमीन पर ताजा खून के धब्बे दिखे। थोड़ा आगे एक पेड़ पर उन्हें एक जंगली इंसान का सिर टंगा मिला। वो समझ गया कि ये किसी अल्फा जॉम्बी का काम है और ये पहले वाले जॉम्बियों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैमी अब और भी सतर्क हो गया था, लेकिन जिससे डरते थे वही हुआ। उसे दूर से जॉम्बियों का एक झुंड दिखाई दिया। जैमी गुस्से में बुदबुदाया, बुरा फंसे, और तुरंत बेटे को लेकर जंगल की ओर भागने लगा। ये जॉम्बी न सिर्फ तेज थे बल्कि उनमें जान भी भरी हुई थी। जैमी ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन पैक के हाथ कांप रहे थे। वो डर के मारे ठीक से लड़ भी नहीं पाया। आखिरकार जैमी को बेटे को लेकर पीछे हटना पड़ा और वे दोनों फिर से उसी पुराने झोपड़े में वापस लौट आए। दोनों फटाफट ऊपर के अटारी तक चढ़ गए, तभी जाकर किसी तरह जॉम्बियों से बच पाए। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। पिता पुत्र झोपड़ी में फंस चुके थे। जैमी ने बेटे से कहा, ये जॉम्बी काफी समझदार होते हैं। अब तक उनके तीर कमान भी लगभग खत्म हो चुके थे।
अब बस इंतजार करना था कि जॉम्बी खुद ही चले जाएं। अब ये तय था कि आज वे टापू वापस नहीं लौट पाएंगे। रात गहराते ही पैक ने समुद्र की ओर एक चमकती रोशनी देखी। जैमी ने बताया, ये विदेशी गश्ती दल की लाइट है। लेकिन तभी पैक की नजर जंगल की ओर उठते धुएं और रोशनी पर पड़ी। जैमी की आंखों में भी हैरानी थी। उसे भी नहीं पता था कि वो क्या चीज थी। जैसे ही दोनों गहरी नींद में गए, अचानक जमीन हिलने लगी और वे घबरा कर उठे। दरअसल कुछ जंगली जानवर झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। पुरानी झोपड़ी अब गिरने ही वाली थी। जैमी ने तुरंत बेटे को उठाया और दोनों बाहर भाग निकले। उसे डर था कि कहीं वो अल्फा जॉम्बी इस शोर को सुनकर ना आ जाए। सांस लेने तक का मौका नहीं था। वो फौरन पैक को लेकर तट की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक पानी पूरी तरह नहीं उतरा था। वे समुद्र पार नहीं कर सकते थे। जैमी और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अंदाजा लगाया कि पानी उतरना शुरू हो चुका है। अगर पानी घुटनों से ऊपर न गया तो वे टापू तक लौट सकते हैं। जैसे ही सफर आधा तय हुआ, पीछे से कोई जॉम्बी नहीं आया। पिता पुत्र ने राहत की सांस ली। दोनों खुशी से चिल्लाने लगे। तभी अचानक एक झुंड पक्षियों का झपट्टा ऊपर से गुजरा। जैमी का दिल बैठ गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और दूर से एक जॉम्बी को उनकी ओर आते पाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, पैक भागो! मगर पानी में उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। जॉम्बी तेजी से पास आता जा रहा था। जैमी पूरी ताकत से चीखा। टापू की दीवार पर पहरा दे रहे गार्ड्स ने आवाज सुन ली। उन्होंने तुरंत रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी। एक के बाद एक हमला किया गया। आखिरकार उस जॉम्बी को खत्म कर दिया गया। टापू के नेता भी पूरी सतर्कता में थे। उन्होंने पहले पूरी तरह से पुष्टि की कि जैमी और उसका बेटा संक्रमित नहीं है। तब जाकर धीरे धीरे गेट खोला गया और उन्हें भीतर आने दिया गया। अब जब पैक ने ट्रायल पूरा कर लिया था तो वो सबका हीरो बन चुका था। जैमी भी बेटे पर बेहद गर्व महसूस कर रहा था। जब उत्सव अपने आखिरी दौर में था, पैक ने पाया कि उसका पिता कहीं नजर नहीं आ रहा। वो घर से बाहर दौड़ा और देखा कि जैमी गांव की सबसे सुंदर युवती के साथ मस्ती में मग्न था। पैक को बहुत ठेस पहुंची। वो गुस्से में भरकर सीधा घर लौट गया। उसका नाना अभी तक जगा हुआ था। वो बस अपने नाती से उस दिन की यात्रा के बारे में सुनना चाहता था। पैक ने सबसे पहले पहाड़ी, फिर तेज दौड़ते जॉम्बी का जिक्र किया। लेकिन जैसे ही उसने जंगल के दक्षिण पश्चिम में दिखी आग की बात की, नाना का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, वो आग शायद काइल्स ने जलाई होगी। वो कभी यहाँ का मशहूर डॉक्टर हुआ करता था। पैक को हैरानी हुई। अगर ऐसा है तो पिताजी ने डॉक्टर की बात क्यों छुपाई? नाना थोड़ा सहम कर बोले, वो आदमी बहुत अजीब है। अगर जैमी ने नहीं बताया तो जरूर कोई वजह रही होगी। मगर पैक के मन में बात बैठ चुकी थी। अगले दिन जब जैमी घर लौटा, पैक ने सामने से सवाल दागा, आपने डॉक्टर की बात क्यों छुपाई? क्या आप माँ का इलाज नहीं कराना चाहते? जैमी ने झट से सफाई दी, वो डॉक्टर पागल है। कई साल पहले जब मैं खाना खोजने बाहर गया था तो अचानक एक भयानक दुर्गंध महसूस हुई। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा तो देखा पूरा मैदान लाशों से भरा पड़ा था। जैमी ने बताया, वो डॉक्टर न जाने किस वजह से लाशें जला रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो पागल हो चुका है। उस दिन के बाद पिछले 10 सालों में मैंने कभी दोबारा उसकी खोज नहीं की। लेकिन पैक के मन में एक और डर बैठा था। उसे लग रहा था कि उसके पिता जानबूझकर माँ की मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि बिना किसी रुकावट के उस सुंदर गांव की लड़की के साथ रह सके। जैमी को जैसे किसी ने दिल में चुभती बात कह दी हो। उसने तुरंत बेटे को एक थप्पड़ जड़ दिया। पैक रोते रोते माँ के पास भाग गया। उसे लगा इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही है जो उससे सच्चा प्यार करती है। वो तय कर चुका था कि चाहे जो हो जाए माँ को मरने नहीं देगा। तभी उसके मन में एक साहसी ख्याल आया। अगली सुबह उसने चुपचाप एक झोपड़ी में आग लगा दी। फिर वो हड़बड़ाते हुए भागा और किले के दरवाजे पर गार्ड्स को जाकर बताया, जल्दी वापस जाओ और आग बुझाओ, यहाँ मैं देखभाल कर लूंगा। यही मौका था। जैमी माँ को लेकर टापू से निकल पड़ा। उनका मकसद था डॉक्टर को ढूंढना और माँ का इलाज कराना। माँ की बीमारी बहुत रहस्यमयी थी। अक्सर तेज बुखार होता और कभी कभी होश भी खो बैठती थी। पर जब तक कोई अटैक न हो वो पूरी तरह सामान्य लगती थी। हालांकि वो बेटे के इस दुस्साहसिक कदम से नाराज थी, लेकिन अब पानी का स्तर बढ़ चुका था। टापू लौटना नामुमकिन था। उसे बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। पहली रात पैक ने पिता की दी हुई सीख का पालन किया। उन्होंने एक इमारत में रुकने की योजना बनाई। पैक ने माँ को आराम करने को कहा और खुद बाहर पहरा देने चला गया। मगर जैसे ही रात ढली, पैक की आंख लग गई। तभी एक रेंगता हुआ जॉम्बी धीरे धीरे उसकी ओर आने लगा। उसने पहले अपने जूते के फीते सूंघे, फिर धीरे धीरे पैक की गर्दन के पास आ गया। अगले ही पल पैक की नींद टूट गई। उसने देखा एक जॉम्बी जमीन पर मरा पड़ा था। असल में माँ ने ही उसे मार गिराया था।
फिर दोनों लोग धुएं की दिशा में आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब माँ की हालत और बिगड़ रही थी। उसके बकवास बोलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा था और अब ये दौरे भी जल्दी जल्दी आने लगे थे। पैक की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और इस बार माँ की नाक से खून बहने लगा। जैसे ही पैक उसे पहुंचने की कोशिश करने लगा, तेल की फसल के खेतों से अचानक एक जॉम्बी बाहर आ गया। पैक ने तुरंत धनुष उठाया और तीर चला दिया, लेकिन उसकी आवाज ने और ज्यादा झोंबी को अपनी ओर खींच लिया। माँ बेटे को जान बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद वे एक पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचे। इस बार तो वहां और भी ज्यादा झोंबी जमा थे। पैक ने जबरन एक दरवाजा खोला, लेकिन कमरे में एक तेज और झन्नाटेदार गैस फैली हुई थी। मगर वो अब इन सब बातों की परवाह कहाँ कर रहा था। जैसे ही झोंबी भीतर घुस आए, माँ बेटे दोनों एक बार फिर घिर गए। उसी वक्त छत का एक खिड़की नुमा हिस्सा खुला। दोनों झुकते ही पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। किसी तरह वे बाल बाल बचे, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि एक विदेशी सैनिक ने किया था। उसने बताया कि कमरे में ज्वलनशील गैस भरी हुई थी और वो पहले से ही उसे जलाने की योजना बना रहा था। जब उसे पता चला कि माँ बेटा डॉक्टर की तलाश में है, तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। पैक को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि वो आखिर है कौन। सैनिक ने बताया कि वो नीदरलैंड की एक महामारी नियंत्रण टुकड़ी का हिस्सा था। कुछ दिन पहले समुद्री गश्त के दौरान उनकी नाव तूफान में पलट गई थी और उसकी टीम इस जमीन पर आ फंसी। इसके बाद वे कई बार झोंबी के हमलों का शिकार हुए और अब पूरी टीम में सिर्फ वही अकेला बचा था। इसी दौरान पैक को एक कड़वा सच पता चला। उसका देश पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया है। चारों ओर के समुद्री क्षेत्र में गश्त कर रही हैं विदेशी टीमें, ताकि कोई भी वहां से भागकर बाहर न निकल सके। अब तीनों लोग साथ साथ चलते जा रहे थे और उन्हें मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। तभी पैक की माँ अचानक ग्रुप से अलग हो गई और अकेले ही एक टूटी फूटी रेलगाड़ी के डिब्बे की तरफ बढ़ गईं। दरअसल उन्होंने वहां से किसी की दर्दनाक चीख सुनी थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची तो देखा कि एक झोंबी औरत प्रसव पीड़ा में है। पैक की माँ ने अपना तीर कमान नीचे रखा और उस झोंबी की डिलीवरी में मदद की। थोड़ी ही देर में बच्चा पैदा हो गया, लेकिन जब वो विदेशी सैनिक वहां पहुंचा तो माँ ने बिना देर किए झोंबी औरत को गोली मार दी। अजीब बात यह थी कि वो नवजात बच्चा संक्रमित नहीं था। पैक ने तुरंत अपनी माँ को अपनी ढाल बना लिया और सैनिक कुछ भी समझ पाता उससे पहले एक विशाल हाथ ऊपर से आया और उसे खींच ले गया। कुछ ही पलों में बेचारा सैनिक उस झोंबी के चंगुल में फंस गया। असल में वो बच्चा जिसका जन्म अभी हुआ था, उसका झोंबी पिता अब वहां पहुंच चुका था। पैक अपनी माँ को लेकर तेजी से उस डिब्बे से बाहर भागा। तभी कुछ नुकीले तीर हवा में से आते हुए झोंबी के शरीर में धंस गए और तीर लगते ही झोंबी तुरंत बेहोश हो गए। यह हमला किसी और का नहीं, उसी डॉक्टर का था जिसे पैक ढूंढ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसने इन तीरों के सिरों को एक खास बेहोशी की दवा में डुबोकर तैयार किया है, जिससे झोंबी थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ इसी तरह मरने वालों की आत्मा को शांति मिल सकती है। वो कई सालों से यही काम करता आ रहा है। पैक को अब अपनी माँ को लाने का असली मकसद याद आ गया। डॉक्टर ने माँ की बीमारी के लक्षण ध्यान से पूछे, फिर उनके शरीर के कुछ हिस्सों की जांच की। भले ही उसके पास कोई मशीन न हो, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया कि पैक की माँ को कैंसर है और यह बीमारी शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुकी है। पैक ने पहले कभी इस बीमारी का नाम नहीं सुना था। उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर शायद उसकी माँ को ठीक कर देगा, लेकिन डॉक्टर ने निराश होकर कहा, अब ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनकर पैक को यकीन नहीं हुआ। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ आगे बढ़ी और बेटे को कसकर गले लगा लिया। असल में उन्हें पहले से अंदाजा था कि वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। वो बस एक पक्के जवाब का इंतजार कर रही थी। माँ ने कहा, भले ही डॉक्टर उन्हें ठीक न कर सके, लेकिन वो कम से कम उन्हें मुक्ति दिला सकता है। डॉक्टर ने जैसे ही हथौड़ा उठाया, माँ ने धीरे से सिर हिलाकर इशारा कर दिया। बेचारे पैक को एक तीर लगा, जिससे उसका शरीर सुन्न हो गया। वो कुछ भी करने में असमर्थ था। डॉक्टर बोला, हर किसी को मौत का सामना करना पड़ता है, फर्क बस इतना होता है कि कोई अपने पीछे कितना प्यार छोड़कर जाता है। छोटा बच्चा ये सब कुछ समझने लगा था। वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसके हाथ पांव में ताकत नहीं बची थी और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बस अपनी आंखों के सामने देखता रहा कैसे उसकी माँ आग की लपटों में कूदकर खुद को मुक्ति दे गई। माँ पल भर में ही राख बनकर गिर गईं, सिर्फ कुछ जली हुई हड्डियां बचीं। पैक रोता हुआ रेंगते हुए उस सफेद मीनार की सबसे ऊंचाई पर चढ़ गया। वो चाहता था कि माँ को सबसे ऊंचे और सबसे अच्छे स्थान पर विदा दे। अभी वो यह कर ही रहा था कि दूर क्षितिज से सूरज उगने लगा और साथ ही दिखा वही ताकतवर झोंबी फिर से उसका पीछा करते हुए आ रहा था।
डॉक्टर ने जल्दी से पैक को लेकर तहखाने में छुपा दिया, लेकिन इस बार झोंबी चालाक हो गया था। वो सीधा जमीन के नीचे से आकर डॉक्टर को पकड़ने में कामयाब हो गया। संघर्ष के उस निर्णायक क्षण पर पैक ने डॉक्टर की जेब से बेहोशी का इंजेक्शन निकाला और सीधे झोंबी को दे मारा। झोंबी एक ही पल में फिर से बेहोश हो गया। बूढ़े डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकलें। कट। और कहानी 28 दिन आगे बढ़ जाती है। पैक अब तक उस द्वीप पर वापस नहीं लौटा। उसने तय कर लिया था कि जब तक समुद्र की रेखा आंखों से ओझल न हो जाए वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन उससे पहले उसने उस नवजात शिशु को द्वीप के फाटक पर टांग दिया और पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ दी। इसके बाद के दिनों में पैक की लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब वह अकेले ही कई झोंबी से निपट सकता था। एक दिन जब वह झोंबी से बचते हुए भाग रहा था, उसे कुछ अजीब से लोग मिले जिन्होंने बिल्कुल किसी फिल्मी जादूगरों की तरह आसानी से पीछा कर रहे झोंबी को खत्म कर दिया। और उनमें से जो नेता था वही निकला, 28 साल पहले बचा हुआ वह छोटा बच्चा। और यही थी फिल्म 28 साल की पूरी कहानी। पूरी फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसकी कहानी कुछ उलझी हुई थी। शायद ये जीवन की निरंतरता जैसा कोई संदेश देना चाहती थी, लेकिन कैमरा एंगल्स और बेतरतीब दृश्यों ने बात को और उलझा दिया। कुछ दृश्यों में तो ऐसा अजीब माहौल था कि समझना ही मुश्किल था कि निर्देशक क्या दिखाना चाहता है। और सबसे अजीब बात, सभी झोंबी बिना कपड़ों के थे, जिससे एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करने लायक सीन बहुत ही कम रह गए। फिर भी ये एक कोशिश थी। अगर छोटा वीडियो थोड़ा अजीब लगे तो उम्मीद है आप समझदारी से काम लेंगे।